हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने गोसिस एप्लीकेशन पढ़ी थी, एप्लीकेशंस ऑफ गोसिस लॉ। उसी को कंटिन्यू रखते हुए कुछ न्यू प्रॉब्लम्स मैं उसकी लेकर आया हूँ, कुछ न्यू डेरिवेशंस। सभी में कॉन्सेप्ट सेम है जो मैंने बताया था कि हमें क्या करना है। हमें एक बार फ्लक्स अपने आप से निकालना है, फाई ई इजिकल टू ई डॉट डी एक्स करके या ई डॉट डी ए करके। और दूसरी बार कहीं कहीं एस भी होता है सरफेस, किसी किसी बुक में एस से भी सरफेस दे रखा है, तो इसलिए ई डॉट डी एस भी ले सकते हैं। और दूसरी तरफ हमें किसी क्लोज सरफेस के लिए फाई ई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तभी हम गॉसिस थ्योरम की यूज़ करके किसी भी स्फेरिकल सरफेस या किसी लार्ज प्लेट या किसी इन्फिनिटी वायर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बताया था। उसके बाद चार्ज्ड प्लेट, एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट थी, उसके आसपास मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बताया था। और शायद कंडक्टर के पास भी बता दिया था। कंडक्टर में क्या होता है, जो नॉन कंडक्टर प्लेट होती है उसके डबल टाइप से वो, जैसे उसके दो कंडक्टिंग प्लेट के दोनों पार्ट्स एक दो अलग अलग कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग प्लेट की तरह बिहेव करते हैं, तो उन दोनों को ऐड करके कहीं भी हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि आता है हमारा E इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जबकि हमारा नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए आता है E इजिकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा देखिए थर्ड जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल शीट्स। मतलब दो हमारे पास पैरेलल शीट्स हैं, वो कितनी बड़ी हो सकती हैं, इन्फिनिटी भी हो सकती हैं। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज कितना है उनके आसपास या चार्ज डेंसिटी उनकी कितनी है, हम पता लगा सकते हैं फिर शीट्स ऑफ द चार्ज। तो ये हमारी दो नॉन कंडक्टिंग प्लेट हैं। इसी तरह से हम कंडक्टिंग के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल दो नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स को माना है। एक प्लेट 1 है और एक प्लेट 2 है। तो ये किसी भी पॉइंट पर दोनों अपनी अपनी अलग अलग टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगी। यहाँ देखिए हमें जो है गोसिस थ्योरम का यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था इन्फिनिटी प्लेट्स के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं गोसिस थ्योरम से। उसी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब हमें पता है नॉन कंडक्टिंग प्लेट के आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो हम अब उसको दोबारा से फाइंड आउट नहीं करेंगे। उसी का यूज़ करते हुए इस डेरिवेशन को हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने क्या माना, हमने मान लिया कि भाई हमारे पास दो चार्ज प्लेट हैं जिनके ऊपर सिमिलर, मतलब एक जैसा उनकी डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, यानी कि पर एरिया जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए और हमने ये लेट कर लिया कि वो दोनों किसी एक डिस्टेंस पर, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और उन दोनों के बीच में एक पॉइंट है P। ठीक है, एक पॉइंट है P और उन दोनों के बाहर एक पॉइंट है Q। इन दोनों ही पॉइंट्स पर हम बारी बारी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि भाई फर्स्ट प्लेट और सेकेंड प्लेट दोनों का क्या इफ़ेक्ट होगा इस P पर अलग अलग, और फिर उनका दोनों नेट चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो अब आपको प्रीवियस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट याद होगा कि कोई भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके कारण कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर की ओर होता है, मतलब उससे दूर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है। देखिए हमने जो 1 प्लेट है उसके कारण जो E1 लेट किया है वो E2 की तरफ है, 2 प्लेट की तरफ, सॉरी। और जो 2 से के वजह से जो E2 लेट किया है वो 1 की तरफ है। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर, देन वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ए प्लेट भी कैसी
नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण जो ई होगा वो होगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर हम वन प्लेट के लिए रखे हैं इसलिए वन मैंने बोल दिया है, ई वन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इसलिए लिया है क्योंकि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम मान रखी है सिग्मा। अगर चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी तो उसको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हम ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन में अलग आएगा, बाकी प्रोसीजर सेम ही रहेगा दोनों कंडीशन में। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि टुवार्ड्स 1 to 2, मतलब 1 से लेकर 1 से 2 की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी E1 की, ठीक। आगे हम चलेंगे जो प्लेट 2 के कारण होगा, देखिए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 2, तो वो कितना होगा, वो होगा E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उल्टी जाएगी, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव क्या होता है, दूर की तरफ करता है। तो ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है ये इस पॉइंट पर इधर की तरफ इस डायरेक्शन में करेगी, और ये वाली जो प्लेट है इस डायरेक्शन में इसको करेगी, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनकी डायरेक्शन ये होगी। तो अब हमारे पास इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे से दूर की तरफ है, और ये हमने 11th क्लास में सीखा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से अपोजिट हों, यानी कि उनके बीच में एंगल 180 डिग्री हो, तो जो हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम होता है, यानी कि पैरेललोग्राम वाला जो डेरिवेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, वहाँ पर हम अगर कोस थीटा की मतलब थीटा की वैल्यू 180 रख देते हैं तो ये माइनस का 2ab हो जाता है, और बाहर निकल के आर इक्वल टू ए माइनस बी रह जाता है। यानी कि जब भी हमारे पास दो अपोजिट वेक्टर होंगे तो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे 0 डिग्री लेंगे जब इसी फॉर्मूले में, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ई फाइंड आउट होकर आएगा वो दोनों के पॉजिटिव चार्ज के बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी होगा। तो वो मैंने ले लिया है कि भाई E1 माइनस E2। अब E1 माइनस E2 डिपेंड करेगा कि सिग्मा किसके लिए ज़्यादा है, तो यहाँ तो सिग्मा सेम है, चाहे आप E1 माइनस E2 लें, चाहे आप E2 माइनस E1 लो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन, यहाँ पर डिस्टेंस का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस पॉइंट को यहाँ लेट करेंगे तब भी सेम सिचुएशन आएगी, यहाँ लेट करेंगे तब भी सेम सिचुएशन आएगी, यहाँ लेट करेंगे तब भी सेम सिचुएशन आएगी, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आपको डिस्टेंस नहीं दिखाई देगी, तो इसका डिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, सिग्मा 1 माइनस E1 माइनस E2, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। यानी कुल मिलाकर E की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी कि दो हमारे पास अगर नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और उनके बीचों बीच अगर हमें, और खासियत एक और के हैं, ये दोनों प्लेट जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। अगर हम बात करेंगे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज की, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी भाई, इसके कारण जो डायरेक्शन होगी वो क्यों E1 इधर होगी, और जो माइनस के कारण होगी वो डायरेक्शन भी इधर होगी। तो इस समय हमारा क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों को ऐड करके हमारा फाइंड आउट होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0, लेकिन कब, जब दोनों की डेंसिटी सेम हो, ठीक, और चार्ज भी सेम है। अब हम अगर नोट देखें तो मैंने एक नोट बना दिया है कि अगर हमारी जो चार्ज डेंसिटी है वो डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से आएगा सेम वही E1 माइनस E2, जहाँ पे हमारा सिग्मा 1 जो है सिग्मा 2 से बड़ा है। अगर सिग्मा 2 बड़ा हो जाएगा सिग्मा 1 से तो आपका E2 माइनस E बन जाएगा, और हमारा E इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया P पर। मैंने अलग अलग नहीं फाइंड आउट किया है क्योंकि अलग अलग ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं सिग्मा 1 और E1 और E2, उसी तरह से ये भी है, ठीक। अब सिमिलरली हमने क्या लाइट के लिए देखा कि भाई हमारे पास एक पॉइंट Q भी था जो कि आउटसाइड ऑफ द प्लेट्स था, प्लेट के बाहर था। तो अब प्लेट के बाहर अगर देखें तो देखिए 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है Q पर, और 2 के कारण जो है वो भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ ही डायरेक्शन हमारी रहती है
इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर ये नेगेटिव चार्ज कोई सा होता तो उसकी तरफ होती। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहीं भी है आपके पॉइंट, तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ये हमारी प्लेट है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर है पॉइंट पर तो इस डायरेक्शन में होगा, इधर पॉइंट पर है तो इधर होगा, हमेशा उससे दूर की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें दोनों की जो डायरेक्शन है E1 और E2 की सेम है, यानी कि पैरेलल है एक दूसरे के, यानी 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री पर जब भी हमारे कोई दो वेक्टर होते हैं तो वो हमेशा ऐड होते हैं, तो यहाँ पर E आ गया E1 प्लस E2। ठीक है, तो अगर हमारे पास वही नोट अगर हम माने तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हो, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, E सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। तो मैंने दो सिचुएशन आपको अलग अलग बता दी। अगर यही हमारा क्या होता कि एक प्लेट हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती और एक प्लेट हमारी नेगेटिवली चार्ज होती, तो यहाँ जो E आता वो E E1 प्लस E2 आ जाता। ठीक है, उल्टी सिचुएशन बन जाती, और बाहर जो आता कहीं भी, चाहे इधर मान लीजिए चाहे इधर मान लीजिए, तो वो आता E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, इस तरह से आता। ठीक है, E1 माइनस E2, E2 माइनस E1 डिपेंड करेंगे कि आपका सिग्मा कौन सा बड़ा है, 1 का बड़ा है, प्लेट 1 का बड़ा है या प्लेट 2 का बड़ा है। अगर दोनों के बराबर है तो आप कोई सा भी E2 माइनस E1 लीजिए या E1 माइनस E2 लीजिए, सेम ही बात है। तो ये हमारा हो गया कि कोई भी हमारे पास नॉन कंडक्टिंग प्लेट थी, उनके कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप ये याद रखेंगे हमेशा कि जो प्लेट्स होती है उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए, अब मैंने फोर्थ जो पॉइंट लिया है वो लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। एक हमारे पास थिन स्फेरिकल सेल है, पतला सा एक स्फेरिकल सेल है जो कि चार्ज है पॉजिटिव चार्ज से, ये मैंने दिखाया भी है फिगर में कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, नॉन कंडक्टिंग है ये मान लीजिए। ठीक है, और उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब रेडियस कैपिटल आर होने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, वो आपकी Q/4πr² होगी। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि मैंने ये स्मॉल आर बाहर ले रखा है, तो सिग्मा Q/4π स्मॉल r² लगा देते हैं, जो कि आपका गलत होगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जो हमारा सिग्मा होगा वो होगा सिग्मा Q/4πr², और r² कौन सा, जो हमने लेट किया है स्फेरिकल सेल का, जो हम स्फेरिकल सेल ले रहे हैं। अगर आप उसको स्मॉल लेते हैं तो आपका यहाँ पर स्मॉल आ जाएगा, कैपिटल लेते हैं तो कैपिटल आ जाएगा। यहाँ पर जो है हमारी बुक्स में कैपिटल आर ही स्फेरिकल सेल का रेडियस माना गया है, और जो अब नेक्स्ट हम पॉइंट लेंगे उसको हम स्मॉल आर पर मान लेंगे। अब हम मान लेते हैं इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है P, जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पर है इसके सेंटर से, जहाँ पर यहाँ पर हमें E जो भी हमारा E है, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमें फाइंड आउट करना है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम इतना ही यहाँ पर होगा, इतना ही यहाँ पर होगा, इतना ही यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम स्फेयर बना लें उस स्फेयर के ऊपर, तो उस स्फेयर पर सारी जगह पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक गॉसियन फ्लक्स मान लेते हैं, एक गॉसियन फ्लक्स लेट कर लेते हैं। तो एक हम ने ये उस आर डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस मानने की कोशिश की, तो हमने देखा कि उस स्फेरिकल सेल के ऊपर जो गॉसियन सरफेस आएगी वो भी एक स्फेरिक ही होगा, मतलब स्फेरिकल ही होगा। ठीक है, तो हमने एक स्फेरिकल सेल मान ली, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में मान ली। अब हमने लाइट किया कि इस गॉसियन सरफेस पर कोई पॉइंट हमारा P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट भी करना था, उसके आसपास हमने एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ क्रॉस एरिया का ले लिया। जो एरिया है उसका एक एरिया होगा ना, उस जब और मान लीजिए क्वेश्चन सरफेस पे क्या है हमारे स्फेरिकल है, तो उसके ऊपर एरिया होगा पूरा का पूरा, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो उस सरफेस एरिया को पूरा ना मानकर हमने उसका एक छोटा सा टुकड़ा DA मान लिया है। तो DA जो है हमारा
उसका वेक्टर किधर होगा, डी ए। हमेशा मैंने बताया था कि जो वेक्टर होगा वो हमेशा जो हमारे पास जो भी वेक्टर एलिमेंट हो उससे 90 डिग्री में होता है, नॉर्मल होता है उस पर। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर हो गया है डी ए। ठीक, और हम ये भी जानते हैं कि जो पॉइंट जो ई होता है वो हमेशा किसी भी सरफेस से 90 डिग्री पर ही निकलता है। तो ये हमारे पास जो स्फेरिकल सेल है, इस जो ई होगा वो भी इसके 90 डिग्री पर होगा। तो जो जो पी पॉइंट है उस पर ई भी, ई की डायरेक्शन भी वही होगी जो डी ए की डायरेक्शन होगी, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 है, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और हम जानते हैं कि पैरेलल के लिए जब हम फ्लक्स निकालेंगे, मान लीजिए हमने उसी डी ए से होने वाला फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का लिए सीधा फॉर्मूला होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ई कितना है वहाँ से गुजरने वाला, वहाँ से पास होने वाला, और डी ए मतलब वेक्टर कितना है। तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, ई डॉट डी ए, तो हमें पता चल जाएगा फ्लक्स कितना है। तो हमने ये लेट किया है कि जो डी ए है वहाँ से जाने वाला फ्लक्स जो है वो डी फाई ई है, तो वो डी फाई फाइंड आउट होगा इस तरह से, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए करके। ठीक है, तो ई डॉट डी ए क्या हो गया, ई डी ए कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू मैंने क्या बताई, दोनों पैरेलल हैं, 0 डिग्री होगी। तो 0 डिग्री हम जब यहाँ पर पुट किए तो हमारा जो डी फाई निकल के आया वो आया ई इंटू डी ए। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर। बट हमें यहाँ थोड़ी चाहिए था, ये तो हमने स्मॉल एलिमेंट डी ए माना है, लेकिन गॉसियन थ्योरम को भी हमें यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे फ्लक्स का जो पूरा जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसका पूरा फ्लक्स निकालेंगे, और वो फ्लक्स कैसा आएगा उनको इंटीग्रेट करके आएगा कि भाई इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि हमने एक छोटे से पार्ट का निकाला था, अब उसको इंटीग्रेट अगर हम कर दें तो हमें फाई ई पता चल जाएगा। तो हमने इस क्लोज सरफेस को इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्लोज सरफेस का साइन हमने लगा दिया है। ठीक है, इंटीग्रेशन का, और ये इंटीग्रेशन हमारा आ गया ई डॉट ई इंटू इंटीग्रेशन डी ए। अब ई बाहर क्यों आ गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से लगा आर ही है चारों तरफ, तो हर पॉइंट पर कितनी होगी, ई ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस पर होगा। ठीक, तो इसलिए जो हमने ई को बाहर कर लिया, तो इंटीग्रेशन जो हमें करना है वो केवल डी ए का करना है। और डी ए क्या होता है हमारे पास, डी ए है कर्व सरफेस। अब कर्व सरफेस किसका, वो भी गॉसियन का, और गॉसियन की जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक है, गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी, स्मॉल आर, तो इसलिए जो है हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, फाई ई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हम क्या जानते हैं, नेक्स्ट हम जानते हैं कि गॉस की थ्योरम क्या होती है। मैंने बताया था कि गॉस की थ्योरम आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या होगी, और जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे वो गॉस की थ्योरम, यानी कि एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं तो उसमें गॉस की थ्योरम का जरूर यूज होगा। तो फाई इज इक्वल टू हो गया आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू है, फाई की। कहाँ, कौन से फाई की, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाले फाई की, और इसकी एक फाई ई हमने भी निकाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने भी फाइंड आउट किया है, जो कि है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब क्या, इट्स मीन्स बोथ equation number 2 and equation number 3, this is equation number 3 and this is equation number 2 will have same value, दोनों क्या है, सेम वैल्यू रखते हैं ऑफ फ्लक्स फाई ई। देन वी कैन easily equate both these equations, उन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो मैंने लिखा देन बाय द इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 we can get E into 4 pi r square is equal to Q upon epsilon naught, which will be E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon r square। ठीक है, अब ये हमने इक्वेशन कहीं पढ़ी है, ये हमने जो फॉर्मूला है कहीं ना कहीं स्टडी किया है। अब कहाँ स्टडी किया है, तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया है, जो कि क्या था, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक हमने पॉइंट चार्ज माना था, उसके कारण हमने किसी पॉइंट पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने आए गए थे, तो वो आया था ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये क्या था, पॉइंट चार्ज के कारण, वही किसके कारण आया, उतने ही चार्ज प्लस क्यू ही हमने चार्ज लेट किया है। तो उसके आसपास नियर अबाउट आर, उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी था जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिला है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो हमारा पूरा का पूरा स्फेरिकल सेल था
वो भी बिहेव करता है लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये हमारे इक्वेशन, ये हमारा जो फॉर्मूला है हमें बताता है कि जो हमारा स्फेरिकल शेल है, बड़ी गौर से सुनेंगे, जो हमारा स्फेरिकल शेल है दैट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, वो किसकी तरह बिहेव करता है, किसी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आगे देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन हमने क्यों लिखी थी, इक्वेशन वन में सिग्मा लिखी थी, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखा था। क्यों लिखा था, वो यही हमने कि हमें, क्योंकि हमें तो एक स्पेसिफिक किसी पॉइंट के लिए चाहिए होता है, तो इसलिए हम वहाँ पर डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी कभी कभी हमें न्यूमेरिकल में डेंसिटी कर देती, चार्ज ना देकर, तब भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हम अगर डेंसिटी का यूज़ कर लें इसमें, यानी Q इजिकल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r² यूज़ कर लें, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा E इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r² अपॉन स्मॉल r²। कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर जो हमारी 4 थी, जो हमारा रिजल्ट आया था, उसमें हमने Q की जगह ये वैल्यू रख दी है, सिग्मा इंटू 4 पाई r²। 4 पाई से 4 पाई फिनिश हो गया है, और हमारा जो बचा है सिग्मा यहाँ बचा है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ बचा, कैपिटल R² इधर बचेगा, स्मॉल r² यहाँ बचेगा। तो कुल मिलाकर हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r² अपॉन स्मॉल r²। ये पूरी की पूरी कंडीशन मैंने कहाँ बताई, ये था आउटसाइड द सर्कल, यानी कि सॉरी स्फेरिकल सेल, जो हमारा स्फेरिकल सेल था उसके आउटसाइड जो पॉइंट है, वहाँ पर हमारे दो सिचुएशन आई। एक सिचुएशन तो तब जब हम केवल चार्ज का यूज करते हैं, तो वाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r², एक सिचुएशन ये आई। दूसरी आई E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r²। ये दो सिचुएशन हमारी फाइंड आउट हमने की। अब हम देखते हैं कि अगर यही पॉइंट हमारा P यहाँ ना होकर इस सरफेस पर होता, जो हमारी ओरिजिनल सरफेस है, ओरिजिनल स्फेरिकल शेल की सरफेस है, तो क्या होता। इस सिचुएशन में हमारा R इक्वल टू कैपिटल R रख दीजिए आप, क्योंकि वो हमारा R कितना हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है इन्हीं जो रिजल्ट हैं, इन्हीं रिजल्ट से हम क्या पाएंगे कि E इक्वल टू हमारा बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल R² बन जाएगा। और सेकंड हमारा बन जाएगा, अगर हम यहाँ R² की जगह R² रख देते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारा जो रिजल्ट बन जाएगा वो ये बन जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा ये बन जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब थर्ड जो स्टेज है वो ये है कि अगर हमारे पास ये जो स्फेरिकल सेल था उसके अंदर कोई पॉइंट हमारा P हो, मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस को, गॉसियन थ्योरम को यूज़ करने के लिए गॉसियन थ्योरम मान ली। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारा जो गॉसियन थ्योरम है वो तभी वर्क करती है जब हमारे पास उस गॉसियन थ्योरम के इंटरनल पार्ट में कहीं ना कहीं चार्ज हो। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये हमारा जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। जब चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स कहाँ से पास होगा इससे, जब फ्लक्स पास नहीं होगा तो इसका मतलब फ्लक्स जीरो। ये मैंने थोड़ा लिखा है भी है, क्योंकि Q जीरो है तो फाई जीरो, और जब फाई जीरो होगा तो समझ लीजिए आपका E भी जीरो होगा, यानी कि स्फेरिकल सेल के अंदर किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो जीरो होता है। ठीक है, तो इसका मैंने एक ग्राफ भी दिखाया है, क्योंकि यहाँ 3 अलग अलग सिचुएशंस थी। तो ये हमारा मान लीजिए कोई स्फेयर है, ठीक, स्फेयर का ये सेंटर है, इस सेंटर के सामने हम देखें तो जो हमारा E है वो जीरो होगा। ठीक है, और इसके R डिस्टेंस तक, जब तक हम उसकी सरफेस तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमारा जो हर एक पॉइंट स्फेरिकल सेल के अंदर ही कहलाएगा। ठीक है, चाहे आप कोई से भी पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना आएगा, जीरो आएगा। अभी हमने देखा कि इंटरनल पॉइंट पर, किसी भी इंटरनल पॉइंट पर जो E है वो हमेशा जीरो रहता है। ठीक है, और हमेशा कितना रहता है, जीरो रहता है। ये E है, यहाँ से यहाँ तक जीरो रहेगा। लेकिन जैसे ही हम कैपिटल R पर पहुँचेंगे तो हमारा सडनली सबसे ज़्यादा तेज होगा। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो E की वैल्यू है सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। आफ्टर दैट जो E है
वो डिपेंड करेगा स्मॉल आर पर, यानी कि ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई की वैल्यू कम होती जाएगी, वो भी इस तरह से, ठीक है, यानी कि ई प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r² के। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा, पहले 0 रहेगा r तक और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक। इसके बाद एक और आपका डेरिवेशन है जो कि है किसी स्फीयर पर, अगर हमारे पास स्फेरिकल सेल ना होकर क्या हो, कोई स्फीयर हो, उसके बाहरी पॉइंट पर, उसके सरफेस पर और उसके अंदर सरफेस पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये भी इस तरह से होगा। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो हमारी चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा ना होकर रो होगी। रो क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास स्फीयर में केवल एरिया ना होकर उसका वॉल्यूम होता है, तो वो होगा आपका Q/4 कैपिटल R³ ये हमारा स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम होगा, और उसको हम यूज करके इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। देखिए ऑप्शनल है, आपके सिलेबस में ये कम आता है, तो आप इसको खुद से देख लेना बुक से एक बार, ठीक। और अगर ना समझ में आए, कोई भी दिक्कत, तो आप मुझे बताना, मैं आपको इसके लिए भी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपको यही वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी। कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ऑलवेज़ हेल्प यू। प्रयास करूँगा आपकी पूरी की पूरी समस्याओं को सोल्व करने का, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।